नमस्कार, मैं हूं संगीता पटेल। इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार भेदभाव करते हुए मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल 75% खाद ही आपूर्ति की गई है। यहाँ खाद के अभाव में खेती किसानी में दिक्कतें आ रही है। केंद्र से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कोयले की आपूर्ति के नाम पर पैसेंजर ट्रेन बंद करना न्यायोचित नहीं है। यात्री ट्रेनों को बंद कर यात्रियों की टिकटें निरस्त करना दुर्भाग्यजनक है। साथ ही छत्तीसगढ़ से राजीव फेक न्यूज मामले में एक एंकर को गिरफ्तार करने से बचाना व इसमें यूपी सरकार व पुलिस का सहयोग करना दुर्भाग्य है। जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोगों की यात्रा के लिए सबसे सस्ता सुविधा थी, उसे भी केंद्र सरकार छीन रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक पूर्ण है। कोयले के पूर्ति के नाम से पैसेंजर ट्रेन को बंद करना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि एक उचित कदम है। और लंबे समय से बंद किया जाना, चलो एक आध 2 दिन हो, एक आध सप्ताह हो, समझ आता है, लेकिन महीनों तक के हजारों ट्रेन को रोकना ये कतई उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अमरकंटक यात्रा पर पहुंचे। अपनी यात्रा के सुखद अनुभव साझा करते हुए मां नर्मदा देवी के दरबार में माथा टेक प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। आज प्रदेश के मुखिया अमरकंटक यात्रा पर थे। उन्होंने विधि विधान से मां नर्मदे की पूजा अर्चना कर प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। उन्होंने इस दौरान पत्रकार वार्ता के जवाब में कहा कि जांजगीर में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आयकर विभाग के छापे पर दिए गए बयान पर कहा कि वे कुछ भी बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर, मतलब इससे बढ़िया तो दृश्य ऊपर वाले कृपा है और उसी प्रकार पूरी छत्तीसगढ़ में बनी रहे, यही नर्मदा मैया से मैंने प्रार्थना की, शिव जी से प्रार्थना की। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दुर्ग में पत्रकारों से रूबरू हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार कहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बुधवार को दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्ट व तानाशाह सरकार है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर माफिया राज चलाने का भी आरोप लगाया। वर्तमान सरकार में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है जो नहीं हो रहा हो। तेल से रेत निकालने का काम ये कर रहे हैं, रेत से तेल निकालने का काम। 15 जून को रेत की खुदाई बंद हो जाती है। आज भी आप ही लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल में और समाचार पत्रों में रोज छाप रहे हैं कि चैन माउंटेन नदी में रेत खोद रहा है, रेत के ढेर लगे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट को जांच करने की फुर्सत नहीं है। 3000 रुपए का ट्रक का रेत 15,000 रुपए में बिक रहा है। सरकार के खजाने से जो जितने निर्माण काम है वो महंगे हो रहे हैं, सरकार के खजाने से पैसा जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर भी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह पहला मौका है जब ईडी की कार्रवाई की आंच प्रदेश सरकार पर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई भाजपा के शासनकाल में भी हुई है, लेकिन उसकी आंच प्रदेश सरकार तक नहीं पहुंची है। ये एक भयभीत मानसिकता की सरकार जो है उसका परिणाम है कि एक भयभीत डरे हुए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो है, जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है, अपने आप को बचाने के लिए और केंद्रीय एजेंसियों को काम करने से रोकना चाहती है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाने की भी अपील की। दुर्ग छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने हिंदी भवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानदेय वृद्धि की मांग की। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने मानदेय वृद्धि की लंबित मांग को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के सदस्यों ने कहा कि उन्हें वर्तमान में जो मानदेय दिया जा रहा है वह जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कार्य के रूप में मानदेय निर्धारण करने की बात कही। आज हम लोग दुर्ग जिला में छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ पंजीयन क्रमांक 409 की सारी हमारे जिला की बहनें आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज 1 दिन का हम धरना रैली कर कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी मांगे है कि मानदेय में वृद्धि किया जाए, हमको जीने लायक वेतन दिया जाए और हमारी पेंशन ग्रेजुएटी है जो हमको
दिया जाए और हमको नर्सरी शिक्षक का भी दर्जा दिया जाए। चुनावी वादा में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने चुनावी वादा घोषणा पत्र जो दिया था उसको आज 3 साल 4 साल हो रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं किए सिवाय आश्वासन के। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हमारी बहनें जो पूरी परियोजना दुर्ग जिला से और परियोजना से आई हुई हैं, जैसे दमदा है, पाटन है, इवारा है, दूर ग्रामीण है, भिलाई है, यहाँ से हमारी बहनें आई हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर बहुत सजग और उतावले हैं और हमारी मांग पूरी होके ही रहेगी और पूरी करवा के ही रहेंगे। अगर हमारी मांगे आज पूरी नहीं होती है तो 1 महीने का समय हम देंगे और उसके बाद प्रांत रायपुर में धरना प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने धरना प्रदर्शन के पश्चात विशाल रैली निकालकर दुर्ग जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मानदेय वृद्धि की लंबित मांग को पूरा करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के सदस्य मौजूद रहे। सरगुजा जिले के किसान बिना कर्ज लिए ही कर्जदार हो गए हैं। समिति प्रबंधक और सहकारी प्रबंधक ने हेराफेरी कर बना दिया है इन्हें कर्जदार। कलेक्टर और जिले के आला पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को अब खेती के लिए लोन न मिल पाना उनके माथे की शिकन बढ़ा रहा है। लखनपुर विकास खंड के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चांदो में फर्जी तरीके से आहरण कर किसानों को कर्जदार बना दिया है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी मामले में आरोपी पूर्व समिति प्रबंधक सुमित वर्मा व सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा समिति पूर्व शाखा प्रबंधक कृष्ण कुमार तिवारी व पूर्व लिपिक संजय राम है। पीड़ित किसानों ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि बिना ऋण के किसानी नहीं कर पा रहे हैं। को यही शिकायत है कि सोसाइटी चांदो समिति में ऋण हमारा नाम से कोई फर्जी निकाल के बैंक मैनेजर में निकाल लेन है और अभी चेक जमा करथन तो ऋण है कह के उसमें चेक जमा नहीं लेता है और उसमें हमारा नाम से डबल के किसी से पैसा निकाल के एक किस ले तो हम निकाले हैं और दूसरा लपन निकाल करके खा दिए। मेरा बैगाराम के 27,000 रुपये में 20-50 लोग हैं, ककरो 1,20,40 है, ककरो 1,80,000 है, ककरो भाई जैसा जैसा खाते आधार पे जब बड़ा खाता वाला में से मतलब 3 लाख 4 लाख तक ऋण निकाल करके कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में आए थे कि तो उन लोग तो बोले हैं कि नहीं तेरे को ऋण लागू लगाएगा, उसमें माफ तो होगा। अब छानबीन चल रहा है, पैसा हेरा फेरी हुआ है तो शिकायत किए थे कई बार, 2-3 बार हुआ है शिकायत, तो सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए फिर आए हैं। हम लोग लोन लेने गए थे चेक कटवा के, तो ब्रांच मैनेजर बोला कि आपके खाते में तो लोन है। उसी समय मतलब कि पता चला कि मेरे खाते में फर्जी ऋण है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दुर्ग के शिवनाथ नदी में मोगरा जलाशय से छोड़ा गया 6000 क्यूसेक पानी से महमरा एनीकट छलका। 1.5 फीट ऊपर बह रहा पानी। जिला प्रशासन ने नदी तट के गांव को किया अलर्ट। दुर्ग के शिवनाथ नदी में मोगरा जलाशय से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
जिसके चलते दुर्ग में बने महमरा एनीकेट से 1.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। मोगरा जलाशय से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने महमरा एनीकेट पर बने 30 गेटों में से 4 गेटों को खोल दिया है ताकि महमरा एनीकेट गेट पर पानी का दबाव न बढ़े। साथ ही जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी के तट से लगे लगभग आधा दर्जन गांव में अलर्ट जारी किया है और जिला प्रशासन के अधिकारियों को पल पल पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। दुर्ग जिले में पिछले 48 घंटे से रुक रुक के हो रही वर्षा और मोगरा जलाशय से छोड़े गए 6000 क्यूसिक पानी के बाद आप देख सकते हैं महमरा एनीकेट लगभग छलक चुका है, जिसमें पानी लगभग 1.5 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके 30 गेटों में से 4 गेटों को खोल दिया गया है ताकि पानी का दबाव ना बढ़े। आपको बता दें कि ये जिस तरह से शिवनाथ नदी में ये पानी का जल स्तर बढ़ा है, प्रशासन ने शिवनाथ नदी के आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया है और उन्हें सुरक्षित जगह पर जहां डुबांत एरिया हैं वहां से हट जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह पुख्ता है और उम्मीद है कि इस वर्ष शिवनाथ नदी का पानी लोगों को परेशान नहीं करेगा। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। बेमेतरा जिले के शासकीय हाई स्कूल चंदनू में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें स्कूल के प्राचार्य छात्रों के बीच अश्लील डांस करते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए ये पूरी खबर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो किसी जन्मदिन या शादी समारोह का दृश्य नहीं है। यह वीडियो शाला प्रवेश उत्सव के दौरान बताया जा रहा है, जिसमें स्कूल के प्राचार्य ही छात्रों के बीच अश्लील डांस करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक छात्रा की बिच्छू काटने से मौत हो गई और दूसरी घायल हो गई। ऐसे वक्त पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह डंक मारी है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से प्राचार्य की किरकिरी हो गई है। ऐसे प्राचार्य पर क्या विभागीय कार्रवाई होगी, यह अंदेशा जताया जा रहा है। चंदनू हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के संबंध में जो वीडियो वायरल हुआ है और जो इस कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई है, उसके आधार पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तथ्य आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत दुर्ग निगम के विभिन्न वार्डों में पौधारोपण किया गया, जिसमें शहर को हरियाली युक्त बनाने विधायक, महापौर, कलेक्टर व निगम आयुक्त ने पौधारोपण किया। दुर्ग निगम के अंतर्गत बुधवार को राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन व निगम द्वारा वन होम वन ट्री महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 21 वार्ड हनुमान नगर में महाअभियान के तहत गार्डन के दोनों किनारों पर पौधारोपण आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे व पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, दुर्ग निगम की पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा और वार्ड पार्षद अरुण सिंह, जयश्री जोशी ने चंपा, कदम्ब, नीम, बादाम व गुलमोहर के पौधों का रोपण किया और लोगों से इस अभियान से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की अपील की। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की ये मंशा है कि हम सब वन होम वन ट्री कैंपेन में प्रमुखता से शामिल हो। उपदेश ये है कि हम सबको जीवन में हरियाली लाना है, वृक्ष लगाकर हमको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। और जैसा कि हम सब देख रहे थे, कोरोना काल के दौरान सबसे प्रमुख बातें जो सामने आई थी वो ऑक्सीजन की कमी को लेके, बेतहासा जंगल काटे गए थे, उसको लेके बहुत ही विरोध भी रहा और ऑक्सीजन की कमी भी हुई। और वन होम वन ट्री कैंपेन का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने घर में एक पौधा लगाए और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले। आज हम लोग सुबह से ही प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में गए, उसके बाद हम वार्ड 21 में गए, अभी हम यहाँ सिविल लाइन आए हैं माननीय विधायक जी के साथ। तो ये लगातार उपदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। लगातार प्रयास किया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, सभी विभाग के लोग इसमें लगे हुए हैं, लगातार मीटिंग ली जा रही है और इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। फ़ोन कॉल्स भी बहुत आ रहे हैं और हम लोग वन विभाग के द्वारा वृक्ष भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निगम लास्ट ईयर जो वन होम वन ट्री का अभियान था, इस साल भी 6 जुलाई को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे निगम क्षेत्र में हमने सभी वार्डों में इसका अभियान चलाया है और जनता से अपील भी की है। महापौर से भी हमने निवेदन किया कि सभी जनता से अपील करें कि हर व्यक्ति अपने घर में एक पौधा लगाए और जो भी खाली जगह अपने निगम क्षेत्र में जो सार्वजनिक जगह है उसमें ही हम लोग प्लांटेशन किए हैं। प्लांटेशन के साथ साथ ऐसे जगह चिन्हांकित किया जहाँ पे बाउंड्री वाल हो, अगर जहाँ बाउंड्री वाल हो, वहाँ पर ट्री गार्ड की सुविधा सहित हम प्लांटेशन किए हैं।
और ये अभियान सबके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सफल भी रहा है। व्हाट्सएप पर यदि आपको केबीसी में 25 लाख की लॉटरी लगने का मैसेज आए तो हो जाए सावधान। देखिए क्या है पूरा मामला। व्हाट्सएप के इस फर्जी मैसेज से आप हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार। केबीसी में 25 लाख रुपए की लॉटरी का झांसा। गूगल में केबीसी की फर्जी हेल्पलाइन नंबर कर सकती है आपको गुमराह। वैसे तो ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन ठगों ने अब केबीसी के द्वारा लॉटरी के नाम पर भी ठगी शुरू कर दी। व्हाट्सएप पर आया यह मैसेज अब तेजी से वायरल हो रहा है। 53 सेकंड के इस मैसेज में केबीसी के द्वारा 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने का भाग्यशाली विजेता बताया जा रहा है। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपका लॉटरी का पैसा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको लॉटरी का एक टिकट पेपर सेंड कर दिया है। उसके ऊपर एक लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और नीचे बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर ऐड कीजिए और उन्हें ऑनलाइन व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। केवल वॉइस कॉल लगेगा, नॉर्मल या डायल कॉल नहीं लगेगा। ये आपको जानकारी देंगे कि आपकी लॉटरी कैसे लगी है और आपको पैसा कैसे मिलेगा। अभी तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। इंडियन न्यूज के द्वारा जब इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए लॉटरी से संबंधित जानकारी मांगी गई तो वहां से जवाब आया केबीसी में आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और बैंक डिटेल भेजें। लॉटरी की यह रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मामला पहली नज़र में ही संदिग्ध लग रहा था, लिहाजा इंडियन न्यूज़ अपनी पड़ताल आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले गूगल में दिए गए केबीसी के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क किया। यहाँ भी मामला संदिग्ध ही लगा, जरा आप भी सुनिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं सुशील सोनी बोल रहा हूँ। ये केबीसी का हेल्पलाइन नंबर है? जी सर, केबीसी हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं। जी सर, बोलिए क्या जानकारी चाहिए आपको? सर, केबीसी की ऐसी कोई स्कीम आई है क्या कि लक्की ड्रा के थ्रू किसी को 25-25 लाख रुपए मिला है, ऐसा कुछ है क्या? हम कंप्यूटर से चेक कर लेते हैं सर। हमारा इसी नंबर का व्हाट्सएप ओपन है, उस पर अपना मोबाइल नंबर पहले भेजो, फिर अपना नाम और जो लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं उनकी डिटेल सेंड करो। हमें सेंड करके कॉल करो, अभी कंप्यूटर से चेक करके आपको बता देते हैं। पहले अपना मोबाइल नंबर, फिर नाम और जो लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं उनकी डिटेल भेजकर कॉल करो, तो अभी चेक करके आपको कंफर्म कर देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। ऐसी कोई स्कीम है क्या कि केबीसी के द्वारा 25 लाख? नहीं भाई, केबीसी में लॉटरी तो खुलता है, पर ऐसे फेक कॉल भी लोगों को बहुत सारे आते हैं। हम चेक करके ही बता पाएंगे, ऐसे तो नहीं फिर बता पाएंगे। केबीसी में मतलब खुलता है, लेकिन अपना मोबाइल नंबर पहले भेजो। पहले सर अपना मोबाइल नंबर, फिर नाम, जो लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं उनकी डिटेल ये सेंड करके कॉल करो सर। ठीक है? ठीक। ठीक है, इसी नंबर का व्हाट्सएप हो। आजकल कुछ धोखेबाज केबीसी लॉटरी के नाम पर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए और इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए। छात्रों ने इंस्टाग्राम में पोस्ट को लेकर एक छात्रा को चाकू मार दिया। घटना को अवकाश के बाद स्कूल परिसर में ही छात्रों ने अंजाम दिया था। घायल छात्रा की सिम्स में उपचार जारी है। फिलहाल बिलासपुर पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 11वीं की छात्रा से दूसरे स्कूल के छात्रों ने गाली गलौज कर चाकू से हमला कर दिया। छात्रों ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट के चलते विवाद के कारण घटना को अंजाम दिया था। हमले में छात्रा को गंभीर चोटें आई। शिक्षकों की सूचना पर आनन फानन में इलाज के लिए सिम्स ले जाया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। घटना चकरभाटा के ज्ञानोदय हायर सेकेंडरी स्कूल की है। चकरभाटा पुलिस 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। हद तो तब पार हो जाती है जब एक रिश्ता ही दूसरे रिश्ते को कलंकित कर दे।
यह चिंतनीय है कि आखिरकार चार दीवारी के बाहर किन किन पर यकीन किया जाए। मामा ने ही भांजी से दुष्कर्म कर रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। इस मामले में बिलासपुर पुलिस ने आरोप दर्ज कर लिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय नवमी की छात्रा को उनके मामा ने अपने साथियों के साथ 6 माह पूर्व गैंगरेप किया था। इसका खुलासा अचानक पेट में दर्द होने पर उपचार के लिए अस्पताल में ले जाने के बाद हुआ। परिजनों की पूछताछ पर पीड़िता ने बताया कि रतनपुर के ग्राम चौराहा देवरी के रिश्ते में मामा व उनके साथियों ने दुष्कर्म किया था। शिकायत पर पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर दूसरी की तलाश कर रही है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार उम्र दराज कैदियों की सजा कम करने बना रही है योजना। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने जेल विभाग को दिए हैं निर्देश। इसका लाभ महिला, तृतीय लिंग व 6 दशक पार कर चुके कैदियों को भी मिलेगा। असहाय व गरीब कैदियों की सजा में भी छूट का होगा प्रावधान। यह रिहाई आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होगी। केंद्र सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र की ऐसी महिला व ट्रांसजेंडर कैदियों की सजा चरणबद्ध तरीके से कम करने की योजना बना रही है। इसके तहत उनका व्यवहार का भी आकलन किया जाएगा, यानी जिनका व्यवहार अच्छा होने पर ही उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के उन पुरुष और विकलांग बंदियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने आधी से ज्यादा सजा पूरी कर ली है। वहीं जो गरीब कैदी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन धन के अभाव में जुर्माना नहीं भर पाने के कारण जेल में हैं, ऐसे कैदियों को जुर्माने में छूट का लाभ दिया जाएगा। यह योजना उन कैदियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें मौत या उम्र कैद की सजा दी गई है या जिन पर बलात्कार, आतंकवाद, दहेज हत्या और धन शोधन जैसे गंभीर आरोप हैं। खबर मैं दिल्ली से बता रहा हूँ। कैदियों से जुड़ी हुई आज़ाद अमृत महोत्सव योजना के तहत गृह मंत्रालय कैदियों की रिहाई की योजना बना रही है। इस योजना में 50 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं और 60 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुष विकलांग कैदी इस योजना का लाभ मिलेगा। और वहीं पे जो ज़्यादा अपनी सज़ा काट चुके हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में और क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्या इसका मैसेज जा सकता है, इसी योजना को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत कनास्कर जी। उनसे चर्चा करेंगे। सर, आप इस योजना को किस तरह से देखते हैं? ये योजना कितनी लाभ मिलेगा इसको कैदियों को? ये योजना बहुत ही प्रभावी और लाभप्रद है। इससे कैदियों को फ़ायदा होगा, खासकर उन कैदियों को जो जमानत नहीं ले पाते, आर्थिक रूप से कमज़ोर है और लंबे समय से जेलों में बंद है, जिनकी पैरवी के लिए वकील नहीं मिलते, ऐसे कैदियों को लाभ होगा। दूसरा, विकलांग जो कैदी हैं और जो महिलाएं हैं, जो बूढ़ी हैं, बीमार हैं, जी जी, उन लोगों को लाभ होगा जी। और वहीं इसी योजना में जो हत्या और मर्डर वाले लोग हैं, कैदी हैं, उनको सरकार इस योजना में नहीं जोड़ रही है। हाँ, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये उनको दिया नहीं जा सकता क्योंकि तो कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। ऐसा जो मामले जो न्यायालय में लंबित हैं, उसके लिए उनको ये किया जा रहा है। अगर ये योजना 15 अगस्त के टाइम पे लॉन्च होती है तो ज़्यादा सही रहेगा। सरकार 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही संदेश देने का प्रयास करती है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन में। तो शायद मेरे को लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त को
योजना का ये करेंगे। देखते हैं लॉन्च होने के बाद कि इस योजना का कैदियों को और समाज में क्या मैसेज जाता है, कैदियों को क्या लाभ होता है। विधायक विजया लक्ष्मी साधु अपने विवादित बोल की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी उन्होंने नगर पंचायत करही के सीएमओ को भी रुआब दिखाया और भरी भीड़ में चेतावनी तक दे डाली। यह मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नगर पंचायत के सीएमओ चुन्नीलाल जुनवान के निर्देश पर कर्मी मतदान केंद्र के पास से गुमटिया हटवा रहे थे। तभी महेश्वर के विधायक साथी ने इसका विरोध करते हुए उन्हें बीजेपी एजेंट कह दिया, साथ ही पद की गरिमा के विपरीत दुर्व्यवहार किया। बताया जाता है कि विधायक पूर्व में भी जनपद सीईओ रोहित पचेरी महेश्वर एसडीएम ओम नारायण सिंह से दुर्व्यवहार कर चुकी हैं। और तो और अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन ठाकुर को भी राजनीतिक शेर की खाल में भेड़िया कह चुकी है। फिलहाल उनके व्यवहार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में नजर आ सकता है। काम करने आए हो और ये विजयलक्ष्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ या गरीबों का। आपको टहलना था तो अमीरों का चलो मेरे साथ। जो ये लोग बोल रहे हैं ऐसा करने नहीं दूंगी। आप अगर यहाँ आए हो तो विजयलक्ष्मी का इतिहास जान के आओ पहले, है ना? इतिहास जान के आओ। यहाँ 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी। कितनी कायमियाँ करवाना उस पे करो। चलो आपको जेल भेजो। अगर तेरे को काम भी करती है तो चल जेल भेज हमको, हम वहीं बैठेंगे। विजयलक्ष्मी गरीब के लिए लड़ती है, समझ में आया बात? मैं मुझे शुद्ध भाषा में सुन लो। आपकी कार्यशैली मुझे मालूम है तो फिर ये हरकत करने आए हो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में। 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी। 1 सेकंड। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। कार्यकर्ता के रूप में काम किया तो हम लोग 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे को ये इतने क्यों चिल्ला रहे हैं? एक सुन ले, एक अगर जगह गया हो तो बात है। ये 50 लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर तुमने एक को कहा हो तो मैं मान सकती हूँ। ये 50 लोग क्यों गरीब चिल्ला रहे हैं? या एक भी अमीर दिखा तेरे को? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में मंत्री उषा ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावना को आहत करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के पोस्टर विवाद पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुका है। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, ये सचमुच हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज को उद्वेलित करने की दृष्टि से किसी ने ये हिमाकत की है। और जिस लीना मणि मैकलाई ने आगा खां म्यूज़ियम में इसका निर्माण किया, कनाडा की वो रहने वाली है। ये सारे बिंदु इस बात को परिलक्षित करते हैं कि ये वही गैंग है जो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और यहाँ के धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहती है। यूपी और दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66-67 में प्राथमिकी दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग भी कठोरतम कार्यवाही करेगा और मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार इनको कोई अनुमति किसी जन्म में नहीं मिलने वाली, ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर में बरसात के बीच एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। लोगों को सामान्य दिनों में नाचते कूदते तो देखा ही होगा, लेकिन यहाँ बाराती भरी बरसात में थिरकने से अपने आप को रोक नहीं सके। इंदौर में बारातियों का जज्बा देखते ही बन रहा था। बारातियों ने बाकायदा तिरपाल ओढ़कर झमाझम बारिश में बारात निकाली और बीच सड़क पर म्यूजिक की धुन पर खूब थिरके। बारात का यह नज़ारा जैन परिवार का बताया जा रहा है। यह अनोखी बारात क्लर्क कॉलोनी से निकाली। बरसात अन्य लोगों के लिए भले ही किरकिरी हो, लेकिन इस जैन परिवार के लिए सुहावना व सुगंध मौसम था। मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने पत्नी के कंधों पर पति को बैठाकर गांव में घुमाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को पुलिस ले लिया है। 5 माह पहले से रिश्तेदार के घर पर रहने पर ग्रामीणों ने पत्नी पर ऐतराज जताया था। चरित्र शंका के चलते ग्रामीणों ने पति को कंधे पर बिठाकर पत्नी को गांव में घुमाया। सरपंच की शिकायत पर महिला टीआई कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के आपसी समझौते होने की बात पर लौट आई। उसके बाद
वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। हालांकि पुलिस 25 ग्रामीणों पर कार्रवाई की बात कह रही है। महिला सशक्तिकरण के दौर पर क्या उचित कार्रवाई होगी, अब देखना है कि आला अधिकारी अपने विभाग की महिला टीआई पर कार्रवाई करेंगे या बख्श देंगे। कि जो महिला है वो 45 वर्षीय है, करीब 25 साल पहले उसकी शादी नांगलवाड़ी में हुई थी। वहाँ उसका जो पति है मंगल, वो बाद में अपने स्वयं के पिता के हत्याकांड में जेल चला गया, जहाँ से उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो ये जो महिला है ये नोरला फरलिया जो केली में है वहाँ आके रहने लगी। काफ़ी दिनों तक यहाँ रही, मजदूरी करने महाराष्ट्र जाती है। इसके 4 बच्चे हैं। बड़ी लड़की की शादी हो गई जिसके 2 बच्चे हैं और शेष बच्चों की भी शादी हो गई। इसका एक रिश्ते में काका है अनार सिंह। पिछले 5 महीने से वो अनार सिंह ने उसको कहा कि मेरे पास थोड़ी खेती है, तुम ये खेती में मेरा हाथ बटा देना। तो वो वहाँ रह रही थी। गांव के कुछ लोगों को इससे एतराज़ था कि वो वहाँ क्यों रह रही है। उनको शक था कि इनके अवैध संबंध है इसलिए रह रही है। और इसके लिए 29 तारीख को एक पंचायत हुई और पंचायत में ये बात उनके घर वालों ने कहा कि ये अब अपने पति के साथ चली जाए। वो लड़की भी राज़ी हो गई, महिला भी, और वो महिला जो है अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। जब सामान उठाने वो अनार सिंह के आई तो कुछ लोगों ने उसको फिर वहाँ से पकड़ के ले गए और इस तरीके की जघन्य जो एक शर्मनाक घटना है उसको अंजाम दिया। हम लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शेष आदमियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। नगरीय चुनाव में तीखी नोकझोंक के बीच बीजेपी और कांग्रेसियों में जमकर मारपीट हुई। घटना इंदौर 2 विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 20 की बताई जा रही है। मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर वोट को लेकर बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। देर रात तक हंगामा मचा रहा। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों ने हीरानगर थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। फिलहाल घटना सीसीटीवी में कैद है। इसके आधार पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।